हेलो एंड वेलकम अप एवरीबॉडी। वेलकम टू बुल्स आई बोर्ड बूस्टर सीरीज और मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका। एंड आज मैं लेके आई हूं आपके लिए कुछ पावर पैक केमिस्ट्री का रिवीजन। ठीक है, ना सिर्फ रिवीजन है बल्कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, हम करने वाले हैं क्विक एंड फास्ट रिवीजन। ऑलराइट, बिना टाइम निकाले हम शुरू करते हैं बोर्ड बूस्टर सीरीज। ऑलराइट, सो इसके तहत हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन दूंगी और बाकी रिवीजन डिटेल्ड हम क्वेश्चंस जैसे जैसे एज एंड व्हेन जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करते करते क्वेश्चंस की डेप्थ में जाएंगे। देखिए, इस वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस वक्त आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसका एग्जैक्ट आउटलुक होना चाहिए आपके पास। ऑलराइट, सो आपने जितना पढ़ा है अभी तक, जो आप पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी हम यहाँ पे मेन काम जो है आपको क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है उस पे हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले असर्शन एंड रीजंस, ये एक कंप्लीटली नई चीज है जिसको बच्चे टैकल करना में चैलेंज फेस करते हैं, तो हम यहाँ पे पहले उनको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो उसके पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ जल्दी से। वैसे तो आप साल भर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, बट फिर भी एक क्विक रिव्यू दे देते हैं किस बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर हम इस चैप्टर को अगर देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसा कोई भी चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस ना बना हो, टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है, और एनर्जी चेंजेस मे एंड मे नॉट बी इन्वॉल्व। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके ठीक रिवर्स। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनके अंदर हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है। इसके अलावा दे आर इरिवर्सिबल, दे आर परमानेंट, एंड लास्ट वन, एनर्जी चेंजेस आर ऑलवेज अकम्पनीड। ठीक है, और एनर्जी चेंजेस या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। राइट, सो जैसे कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जितनी भी बात करते हैं, चाहे आप लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन की बात करें, आप फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन की बात करें, आप कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की बात करें, या आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन की बात करें, इन सब के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या यूज करते हैं, सिंबल्स एंड वैलेंसीज, और उनसे उनके केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। ऑलराइट, इसके पहले एक और छोटा सा टॉपिक आता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप ऑब्जर्व करते हैं। क्या है वो पॉइंट्स, सबसे पहला, क्या स्टेट में चेंज आया है। यस, अगर स्टेट में चेंज ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, स्टेट में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रही हो, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो रहा हो। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट होगा, पहले से दो सॉलिड नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद सॉलिड बन गया है और वो प्रेसिपिटेट है, जो नए बने लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो या तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो रहा हो, या फिर चेंज इन स्टेट, या फिर जिसको हम कहेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर आप बीकर को टच करके पता कर सकते हैं। जिस भी एपरेटस में रिएक्शन कैरी आउट हो रही हो उसको आप टच करके पता कर सकते हैं। फिर एक और चीज, चेंज इन कलर। ठीक है, तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर आप केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन आप रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, मैग्नीशियम, सिंबल यूज किया है प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लिया। अब जिनको ये फॉर्मूला बनाने में तकलीफ आती है उनको क्लास 9th की वैलेंसीज रिवाइज करनी चाहिए और देखना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे बना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी भी 2, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये बन गया MgO।
ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, ये आपको आनी ही चाहिए। वैलेंसीज जिनको अभी भी दिक्कत है फॉर्मूले बनाने में, करेक्ट फॉर्मूले नहीं बनेंगे तो बैलेंसिंग करेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और रिएक्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो जानी है फिर। तो इसलिए आपको वैलेंसीज अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आती है तो एक बार जल्दी से उठाइए वैलेंसीज वाला पोर्शन और उसको रिवाइज कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपने रिप्रेजेंट की यूजिंग फॉर्मूलेज एंड एलिमेंट्स के सिंबल्स एंड फॉर्मूले। अब इसको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं यहाँ पे इनकी स्टेट्स को मेंशन करके, ठीक है। और क्या मेंशन कर सकते हैं, एरो के अबव एंड बिलो हम क्या मेंशन करते हैं कि जो एसेंशियल कंडीशंस है रिएक्शन की, जैसे कि कहीं पे प्रेशर हो, कहीं टेम्परेचर हो, कहीं हीट दिए तो हमने ट्राइंगल यूज किया है, राइट। और कैटलिस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो कैटलिस्ट बताएंगे, प्रमोटर अगर यूज कर रहे हैं तो वो प्रमोटर एरो के ऊपर और नीचे बताएंगे। इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के होने के बाद जो बन रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और ये एरो जो है इसको हम रीड करते हैं यील्ड्स टू, ऑलराइट, कि यहाँ से इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये सब बातें आपको पता है। जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, अगर वाटर होता तो हम उसको लिखते लिक्विड, अगर वाटर में किसी चीज का सोल्यूशन होता तो हम उसको लिखते एक्वस, AQ से मेंशन करके। याद रखिएगा, जब भी आप वाटर लिख रहे हैं, वाटर की स्टेट मेंशन कर रहे हैं, तो उसको आप लिक्विड लिखेंगे, ना कि एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि किसी चीज में, किसी चीज का सोल्यूशन वाटर के अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड आप एक्वस लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एक्वस लिख सकते हैं, क्योंकि वो है वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने गैसेस मेंशन कर दी। और एक चीज याद रखिएगा, गैस के लिए हम अपवर्ड फेसिंग एरो लगा सकते हैं, लेकिन वो रिएक्टेंट्स में नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। प्रेसिपिटेट जब बन रहा है उसके लिए हम एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो यूज करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग में हम क्या ध्यान रखते हैं, कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जो कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। और किसी भी सब्सटेंस का मास कहाँ रिजाइड करता है, उसके न्यूक्लियस में, यानी कि उसके एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए। इसी बात का हम ध्यान रख के बैलेंसिंग करते हैं। तो यहां देखिए, मैग्नीशियम के हैं एक एटम, उधर भी एक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है, तो हम यहां हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हमने 2 अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने 2 कोएफिशिएंट्स अप्लाई किया मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगेन हम यहाँ पे 2 सप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। याद रखिएगा, वैसे तो आपको ये बातें पता है, बट फिर भी मैं छोटी छोटी बातें पिन पॉइंट कर रही हूँ कि मैग्नीशियम, यहाँ पे आप ये जो 2 सप्लाई किया है, ये आप यहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकते थे। आप केमिकल फॉर्मूले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको सप्लाई करना है वो इस फॉर्मूले के बाहर ही सप्लाई करना है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, जो कि इस मेथड से आया है। और अगर आप इसको MgO2 कर देते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो भी कोएफिशिएंट सप्लाई करते हैं वो बाहर सप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एंटिटी है, कि एंटिटी क्या है, पहचान क्या है, MgO, दैट्स इट। MgO2 कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से पहचाना नहीं जाएगा। इसीलिए आपको बैलेंसिंग करते वक्त नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने हैं, ना कि फॉर्मूला बिगाड़ना है, तो वो आप बाहर ही सप्लाई करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आती है केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की हैं केमिकल रिएक्शंस जो आपने पढ़ी हैं, वो सबसे पहले आपने पढ़ी है कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन आपने पढ़ी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या 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 हो सकता है, एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, एक कंपाउंड एक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकता है, और एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखना चाहें तो एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है H2 + O2। वैसे तो ये एग्जाम्पल भी वही था, H2O। देन कंपाउंड के साथ कंबाइन कर रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं अमोनिया + HCl कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। और एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट्स कंबाइन, दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका सिर्फ जुड़ना हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन व्हाट यू स्टडीड वाज, सेकंड वन वाज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि कंपोज का उल्टा डीकम्पोज। ऑलराइट, ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस। तो जब यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है तो कोई सब चीज स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब हम देते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो जनरली एंडोथर्मिक हो जाती हैं। और एनर्जी देने के यहाँ पे हैं तीन फॉर्म्स, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तब हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जब हम लाइट सप्लाई करते हैं तब हम उसको कहते हैं फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो मैं यहाँ उसको फोटोलिसिस लिख दे रही हूँ, फोटोलिसिस, दैट मीन्स फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस, उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। फिर तीसरा मेथड होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जोर का झटका देके तोड़ देना, राइट। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, सो दैट थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। मना कर रहा है यहाँ पे लिखने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन। तो हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन हम करेंगे। हमने कुछ दो रिएक्शंस जो यहाँ पे दी गई हैं आपको एनसीईआरटी में, वो लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन दिया गया है और आपको यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है और इसको आपको करना है बैलेंस। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वन, एक और रिएक्शन दी गई है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन की, FeSO4, राइट। अब FeSO4 जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 7H2O भी लिखना है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये मडी ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद जब आप इसको हीट करते हैं तो ये आप इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होने की वजह से इसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर ऑफ, ये कहलाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ये कहलाएगा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। यहाँ पे इसने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज कर दिया है। इसके बाद जब FeSO4 का मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ कलर चेंज करके। FeSO4 का जब फर्दर डिकम्पोजिशन होता है, नाउ दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पे अब इसका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तब हमको फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की, सल्फर डाइऑक्साइड, पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग ऐसी गैस जिसमें से बर्निंग सल्फर, बर्निंग मैचस्टिक, बर्निंग टायर ऐसी स्मेल आ रही हो, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड अनदर पंजेंट स्मेलिंग गैस दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस, एक ये वाली रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन आपको दी गई है थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। आपने देखा तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कराना जरूरी है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको डायग्राम बनाने को आता है इलेक्ट्रोलिसिस का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा उस डायग्राम के अंदर आप जब टेस्ट ट्यूब्स दिखाएं तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल दिखनी चाहिए ऑक्सीजन की वॉल्यूम से। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर H2O का इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये कंडीशंस मेंशन करनी बहुत जरूरी है। ये कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट की मेंशन करनी बहुत जरूरी है। तो 2H2 प्लस O2, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम हाइड्रोजन की डबल है देन द वॉल्यूम, ये 2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है 1, राइट। तो 2:1 का रेशियो है इनके बीच में बाय वॉल्यूम 2:1। तो जब आप ऑक्सीजन गैस इस तरीके से कलेक्ट होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर जब कलेक्ट होती है
मैं ऐसा रफ सा सर्किट बना दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाना है कि ये अगर मान लीजिए ये आपकी एनोड है और ये कैथोड है, तो यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए, ये दिस मच, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन, डबल द वॉल्यूम, एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंस आपका डायग्राम के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए इन केस आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाने को आए, ठीक है। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, आपको कंप्लीट डायग्राम बनाना है, क्योंकि जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाह रही थी कि देख के पता चल जाए कि 2:1 वॉल्यूम दिखाई पड़नी चाहिए। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। लास्ट वन वाज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सनलाइट AgBr या AgCl, यूवी रेज लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, या फिर H न्यू लिखा हो, दोनों से ही Ag+Br2। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? लाइट एंड डार्क फोटोग्राफी के अंदर। ओके, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया जाता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। AgCl और AgBr एक जैसे ही रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे। फिर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में से दूर रखा जाता है। कारण है कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। तो इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है रीजन बेस्ड। सो इसलिए मैंने ये रिएक्शन आपसे शेयर करी यहाँ पे। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं क्विकली इसको कवर करूंगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह आके बैठ जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमको पता होनी चाहिए क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, जो बाय नाउ यू शुड हैव लर्नड, नहीं करी हो तो कर लेना, बहुत जरूरी है। 3 चैप्टर्स में इकट्ठी काम आने वाली है, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स में वो इकट्ठी काम आएगी और आपके लिए ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर देखिए, एक अप्रोच यहाँ पे हमेशा रखिएगा कि आप जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं वही बाकी 3 चैप्टर्स में मेजॉरिटी प्लेसेस में अप्लाई हो रहा है। मतलब 50% चैप्टर एसिड बेसिस में भी इसी चैप्टर का है और 50% आप अगर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनालाइज करेंगे तो आपको यही बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही मिल रही हैं उसके अंदर, ठीक है। कैसे, वो मैं जब डिस्कस करूंगी तब आपको बताती चली जाऊंगी। तो अभी आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम वापस आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मैंने क्या कहा आपसे? ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए उसके लिए। सो एक एग्जांपल से बात करते हैं जो बहुत ज्यादा एविडेंटली पूछा जाता एग्जांपल है और बताया गया एग्जांपल है जिसमें दिखता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। FeSO4 के फॉर्मेशन में, ठीक है। फेरस आयरन की नेल्स ली गई, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सोल्यूशन में डिप कर दी गई और वहां पे हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, कुछ समय बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को डिस्चार्ज कर दिया और वो खुद ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा आंसर करने का तरीका। जब भी हम, वैसे तो मैं डिस्कस फिर से करूंगी इसको जब मैं वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस करूंगी तब, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर करने का तरीका पता होना चाहिए, आपको कलर चेंजेस पता होने चाहिए। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है और कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का है। तो आयरन नेल के ऊपर, आयरन नेल को जब हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो गया। वो किसका था? कॉपर मेटल का था। और जो सोल्यूशन था वो चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया, पहले कॉपर सल्फेट था अब फेरस सल्फेट बन गया है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ रीजन लिखना होता है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। फिर चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन जो भी कह लें, इसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं और ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन होती है। जब आयनिक कंपाउंड्स वाटर के सॉल्युबल होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट से हो रहा है तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा एक्वस और बेरियम सल्फेट बनाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट बनाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों ही एक्वस कंडीशंस में लिए गए थे, यानी कि इनको पानी में डिसॉल्व करके लिया गया था। तो जैसे ही ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड से पानी में डालेंगे डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इनके आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस एक्सचेंज हो गए, इसलिए अब जो नया प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट उसने व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाया। क्यों? क्योंकि वो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट कहलाया और उसने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो बना दिया जो कि व्हाइट कलर का हमको दिख रहा था, तो उसका क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अच्छा, तो आपको ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपसे यही रिएक्शन डिस्कस करी। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे एक और रिएक्शन जो आपने बहुत ज्यादा करी है वो है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन। ये भी आयनिक सब्सटेंसेस हैं, आयनिक है। अब ये क्या होगा, इनके भी एक्वस सॉल्यूशंस हम लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्वस लिखा नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ आपको कि एक्वस लेंगे और क्या बनेगा इसमें, NaCl प्लस वाटर। तो जब NaCl एंड वाटर बना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आयंस इंटरचेंज हो गए, सोडियम पहले हाइड्रोक्साइड के साथ था, अब क्लोरीन के साथ आ गया है, और हाइड्रोजन पहले Cl के साथ था, अब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ आ गया है, तो वाटर बन गया HOH या H2O। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज हुई थी। यहाँ पे प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बना था, इसलिए हमने उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा। यहाँ पे प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, जब एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आपको अगर एक भी इस तरीके का एग्जाम्पल लिखने को आए तो ध्यान दीजिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट तो आप लिख रहे हैं, जब आपसे रीजन में पूछा जाए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप जब प्रेसिपिटेशन लिखें तो साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख के आए। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर को हो सकता है ये आंसर भी चाहिए हो, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन और ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स क्या होता है भाई, दो प्रोसेसेस साथ में चलते हैं, कौन कौन से दो प्रोसेसेस साथ में चलते हैं, कौन कौन से, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन तीनों में से ये दोनों क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाता है। हर रिएक्शन जो है वो लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं आइडेंटिफाई की जा सकती, इसलिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने से भी हम देखते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। अच्छा, अगर आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में समस्या है तो आप उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, दिमाग को थोड़ा हल्का करिए। इसमें समस्या कुछ नहीं है। हो क्या रहा है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है, यही होता है, ठीक है। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो भाई
कोई कंपाउंड बनता है, कैसे बनता है कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, तभी वो जाके क्या होंगे, कंबाइन होंगे, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तभी वो कोई कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हमको कुछ तो नाम देना है ना उसको, तो जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जिसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, हमने कह दिया कि भाई उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, उसको कहा हमने कि उसका भैया रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों ही साथ में ही होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रिडॉक्स। ऑलराइट, अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है रिडॉक्स। अभी मैंने यहाँ बोर्ड पे इतनी सारी रिएक्शंस लिख रखी हैं, क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं? जल्दी से पॉज करिए और फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो इनमें से रिडॉक्स हैं, या कौन सी ऐसी कोई रिएक्शन है यहाँ पे जो रिडॉक्स नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी रिएक्शन है क्या जो रिडॉक्स नहीं है, या सारी ही रिडॉक्स है? जल्दी से एक पॉज लीजिए और फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। ऑलराइट, यहां बोर्ड पे आप देखिए इतनी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, एमसीक्यू में। तब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको एक क्विक ट्रिक बता रही हूं कि पहली नजर में देख के आप 4 रिएक्शंस में से पहचान सके कि कौन सी रिडॉक्स है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई आइदर रिएक्टेंट साइड में और या फिर प्रोडक्ट साइड में एक सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्री स्टेट में होगा, एलिमेंट के फॉर्म में होगा। जैसे इधर जो रिएक्शंस लिखी है इसमें दिख रहा है आपको, ये भी एलिमेंट्री स्टेट में, ये भी एलिमेंट्री स्टेट में, इधर हमको एक एलिमेंट ये मिला हुआ है, तो ये दोनों रिडॉक्स हैं। इस रिएक्शन को देखिए, देखिए यहां पर भी एक एलिमेंट है, यहां पर भी एक एलिमेंट है, तो ये भी रिडॉक्स है। लेकिन ये जो 2 रिएक्शंस लिखी हुई हैं इनमें कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है, सब कंपाउंड्स हैं, तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन फिलहाल नहीं हो रही है। तो एक नजर में क्विकली आपको पहचानना है, टाइम बचाना है। आप सबके अंदर आप ये नहीं देख सकते कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कम से कम आप ये छांट सकते हैं 4 में से कि भाई हमें किन में मेजर देखना है, चेक करना है कि इनमें रिडॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और आपको क्लू देते हैं, यहां देखिए, क्या इस पेज में से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? देखिए यहाँ पे एलिमेंट है तो ये रिडॉक्स है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां हमको चेक करना पड़ेगा लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ये रहा और ये रहा, तो ये भी रिडॉक्स है। इसको देखिए जरा, बच्चे अक्सर यहां पे कंफ्यूज होते हैं, 2 कंपाउंड्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फिर इस रिएक्शन में जाते हैं, हमको यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है, यस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर भी ये दोनों भी रिडॉक्स रिएक्शंस, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे देख करके 4 ऑप्शंस में से देख करके क्विकली चूज कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, और फिर उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से आप चाहें तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रिडॉक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, और नहीं तो एक नजर में तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर क्लास 10th। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस के ऊपर कि चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं असर्शन रीजन की तरफ। तो असर्शन रीजन के अंदर पहला जो असर्शन दिया गया है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Fe plus H2O gives Fe3O4 and हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें एनालाइज करना होता है। ये पहली बार ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं सेक्शन ए के अंदर, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनके लिए अप्रोच क्या रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 से सेक्शन ए में असर्शन रीजन आता है, एक क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए कि हमको सब्जेक्ट पता हो, हमें स्टेटमेंट्स पता हो। देखिए सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से ये थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि हमें डिटेल पता है, तब हम जाके इसको एनालिसिस कर पाएंगे। हमारी एनालिसिस की क्षमता को बढ़ाता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो हमें बस उसी बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमको ये असर्शन चेक करना है कि क्या ये असर्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या ये असर्शन करेक्ट है, चेक करिए।
क्या ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। फिर हम रीजन को रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट है तो क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, यहां पे अगर आप देखें तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है, Fe+H2O। जब भी आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो Fe2O3 बनाता है और H2 बनाता है। यहां कौन सी ऑक्साइड दी है, Fe3O4 दी है। तो ये ऑक्साइड कब बनती है, जब FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है, तब हम Fe3O4 की बात करते हैं। लेकिन जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब वो Fe2O3 बनाता है। तो असर्शन हमारा गलत हो चुका है, असर्शन हमारा गलत हो चुका है। फिर आते हैं हम रीजन की तरफ। द लॉ ऑफ, अब हमको चेक करने को बचा क्या है, हमको यही चेक करना है कि रीजन करेक्ट है कि नहीं, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। असर्शन तो गलत हो गया। चलिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, यस इट डज, करेक्ट है। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल्स है। तो उसमें जो भी स्टेटमेंट आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं A, B, C और D, उसमें से आप ये स्टेटमेंट समझ के चूज करिए कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame, बर्न करता है, क्या असर्शन करेक्ट है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame। मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज फिजिकल चेंज ऑन बर्निंग एंड मेल्ट्स, क्या मैग्नीशियम रिबन के अंदर फिजिकल चेंज होते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, नहीं, मैग्नीशियम रिबन मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज तो होता है, ठीक है, अपीयरेंस में चेंज हो रहा है तो हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, मेजरली केमिकल चेंज हो रहा है और उसकी वजह से फिजिकल चेंज इन अपीयरेंस तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सारा बात वेटेज किस पे दे दिया है, फिजिकल चेंज को मेल्टिंग से ही कनेक्ट कर दिया है, तो नो, रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असर्शन कह रहा है आपसे, while equalizing the number of atoms to balance a chemical equation, we alter the formula of the compound or element involved in the reaction। मतलब हमको अगर इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हम केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये तो आपने सुनते ही आंसर कर दिया कि असर्शन रॉन्ग है। रीजन, chemical equation is balanced by making the number of atoms of each element equal on both sides, yes absolutely correct। जब भी हमको chemical equation balance करनी है तो number of atoms हम दोनों साइड, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स को हम दोनों साइड बैलेंस करते हैं, सेम नंबर दोनों साइड हमको चाहिए उस एलिमेंट के एटम्स का। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, तो इसमें क्या होगा इसका कंक्लूजन कि assertion is wrong and reason is correct। Moving on to the next question, assertion क्या कह रहा है, the reaction of calcium oxide with water to produce slaked lime releases a large amount of heat, releasing a large amount of heat is a combination reaction। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, तो क्या ये करेक्ट है, हाँ जी ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और प्रोडक्ट भी सही बन रहे हैं। दोनों बातें ध्यान रखनी है, देखिए इसमें दो बातों पे स्ट्रेस दिया गया है, दो बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो दोनों बातें करेक्ट होनी चाहिए, अन्यथा ये रीजन ये असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता। क्या कह रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, ठीक है। ये हीट बहुत लार्ज अमाउंट्स में है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्लासिफाई करते हैं और आप इसको एज एन एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कहीं तो आप इस रिएक्शन को एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोट कर सकते हैं। तो रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है कॉम्बिनेशन, राइट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऑलराइट, सो इट इज assertion is correct till far, so far assertion is correct। रीजन की तरफ बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द रिएक्शंस in which there is exchange of ion between the reactants। yes, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस है जिनके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या रीजन assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या इस रीजन का इस assertion से कोई लेना देना है, नहीं है। दोनों करेक्ट हैं लेकिन
रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो आपको यहाँ क्या कहना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो ऑप्शन जिसमें ये लिखा हो कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक होती है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि सिल्वर क्लोराइड को क्या चाहिए, HNO या यूवी रेज, ठीक है, या सनलाइट जिसे हम कहते हैं, तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, इसके डिकम्पोजिशन के लिए हम एनर्जी दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ endothermic reaction, not exothermic reaction. Reason, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. Absolutely correct. ऐसे reactions जिनके अंदर हम नहीं, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, वो reactions कहलाती हैं endothermic reactions. Yes, absolutely correct. रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया है, क्योंकि ये रिएक्शन एनर्जी एब्सॉर्ब करके ब्रेक डाउन हो रही है, और यहाँ पे ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। सो असर्शन इज रॉन्ग बट एंड रीजन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक एंड लेड। असर्शन कह रहा है जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कॉपर को क्या जिंक और लेड दोनों डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड में से? चेक करिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और लेड दोनों ही कॉपर के ऊपर आते हैं, यानी कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए कॉपर के ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो दोनों ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और साथ में रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। आप हमेशा अप्रोच ये रखिए कि जो असर्शन दिया है अगर वो करेक्ट है तो उसका रीजन आप पहले खुद दीजिए, फिर देखिए कि क्या वो रीजन जो क्वेश्चन में रीजन दिया गया है वो आपके रीजन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको करेक्ट तरीके से, आपने पूरा अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई कर रखी हो। तो यहाँ पे एक एक नंबर कमाना है, इसीलिए मैंने असर्शन रीजन पे मैं इतना डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। एक एक नंबर कमाना होता है, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करी, और नहीं करी तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, मूव करते हैं। हाँ, क्या है भाई कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रही होती है। बर्निंग क्या होती है, बर्निंग शुरू कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब कंबस्टन होता है, कंबस्टन या बर्निंग, तो कंबस्टन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमेशा उसमें एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन is an endothermic process? No, it is an exothermic process. Burning is an exothermic process, वो एनर्जी रिलीज करता है। तो assertion जो हो गया फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, रीजन की तरफ चलते हैं। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CBSE 2021, मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बनेगी, बिल्कुल बनेगी, रीजन करेक्ट है। रीजन का जो स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट है, ठीक है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती है, बिल्कुल बनाती है सब, लेकिन क्या ये बात इसको एक्सप्लेन कर रही है? नो। पहली बात तो असर्शन रॉन्ग ही है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता है। तो असर्शन रॉन्ग हो गया और रीजन करेक्ट है। तो आप जाएंगे असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. Decomposition reaction endothermic होती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। डिकम्पोजिशन, कंपोस्ट का जो डिकम्पोजिशन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कहना है कि दिस इज रॉन्ग, assertion is wrong. Why? Because this is compost का decomposition is exothermic in nature. Then decomposition reaction involves breakdown of a single reactant into simpler products. Yes, absolutely correct. बिल्कुल सही कह रहे हो। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन सिंपलर प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन ऊपर ये हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो डिकम्पोजिशन या कंपोस्ट, ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे भैया कि ये जो है ना
एक्सोथर्मिक होता है, याद रखिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, उसमें भी एक बिगर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा अगर ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोजिशन इन जनरल, मैंने क्या कहा था, इन जनरल, जनरली एंडोथर्मिक होता है, लेकिन ये वो दो जगह हैं जहां पे ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। ओके, सो रीजन इज करेक्ट, मतलब रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो करेक्ट है, assertion is wrong. Moving further, when copper sulfate, assertion क्या कह रहा है, when copper sulfate crystals are heated in a dry boiling tube they turn white. ऐसा होता है क्या? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं। जब आप उनको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है और वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है। ये आपने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ये एक्सपेरिमेंट किया है कि एक टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए, फिर उसको आप यहाँ से हीट करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वाटर वेपर्स उठते हैं और ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं अब ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुई है रिएक्शन कौन सी, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, रिएक्शन नहीं कहेंगे, फिजिकल चेंज है ये। इसके अंदर क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, ये जो वाटर था ये रिलीज हो गया। अब जो ये बचा है ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। ठीक है, वाटर चला गया तो कलर भी चला गया, वाटर चला गया तो यहां से कलर भी चला गया। अब ये किस कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का। पहले ये किस कलर का था, पहले ये था ब्लू कलर का। ठीक है, अब हमको ये बात कैसे पता चली, इसके अंदर जब हम वापस से वाटर ऐड कर दें तो ये क्रिस्टल्स वापस से ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, मतलब ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। अब क्रिस्टल नहीं रहेगा, अब सोल्यूशन हो जाएगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। इससे हमें पता चला कि वो जो व्हाइट पाउडर था उसमें जो कलर था वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस पढ़ते हैं असर्शन। व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब दे टर्न व्हाइट। यस, दे डू टर्न व्हाइट, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। Reason, water of crystallization is the number of water molecules present in one formula of unit of a salt. Absolutely correct. अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इन्होंने, क्या करा कि assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन भी रिलेटेड ही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को, कि assertion कह रहा है कि भाई वाटर निकल गया, हीट करने पर क्या हुआ, ब्लू से व्हाइट हो गया, करेक्ट। रीजन कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है वो बता दिया, लेकिन ये नहीं बता रहा है रीजन कि वो ब्लू से व्हाइट क्यों हुआ। उसको अगर वो एक्सप्लेन कर रहा होता, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता, उसके लिए उसे चाहिए होता कि ये बताए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलने के बाद वो व्हाइट कलर का हो जाता है, अपना कलर लूज कर देता है। ये बात नहीं बताई गई, इसलिए रीजन जो है वो भी करेक्ट है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये एक मेंटल एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, इसीलिए मैं इतने डिटेल में इस असर्शन रीजन को डिस्कस कर रही हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या कह रहा है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। कॉपर ऑक्साइड जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है तो ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा। देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl विल गिव यू व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, CuCl2 बनेगा और H2O बन जाएगा। इसका कलर ग्रीनिश होता है, ब्लूइश ग्रीन, करेक्ट है। कॉपर 2 क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है, कॉपर 2 क्लोराइड बना है, CuCl2 बना है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन। सो इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं किसको, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी हैव हियर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसके जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ पे, राइट। सो ये क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जैसे कि आप जानते हैं, और इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, उनके सॉल्यूशंस, इस पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। और साथ में आप इस माइंडसेट से इन क्वेश्चंस को देखिएगा कि ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिमिलर आ सकता है, जरूरी थोड़ी सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम आ जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कंपाउंड्स चेंज करके सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपनी अप्रोच थोड़ी सी ओपन अप्रोच रखिएगा कि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो हमको कैसे उसको डील करना है, इस बारे में हमको थॉट प्रोसेस रखना है। ओके, हैविंग अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X accompanied by emission of light. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and form a compound Y. ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न कर रहा था, एटमॉस्फेयर में, हाँ ऑक्सीजन में बर्न कर रहा था, ऑक्सीजन में बर्न कर रहा था, तब उसने कंपाउंड X बनाया। तो आप तो ये तो वर्बली बता सकते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इफ द बर्निंग रिबन इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में डाल दिया तो इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड। अब मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ कंपाउंड बनाएगा? नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y, तो ए पार्ट आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है X का, तो X का केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgO। देखिए मैंने पहले वाले सेक्शन में भी आपसे कहा था कि वैलेंसीज रिवाइज करिए, बहुत जरूरी है। वैलेंसीज अगर आपकी करेक्ट नहीं होंगी तो केमिकल फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, और केमिकल फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा तो आप इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, पूरी चीज आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे X हो गया, और Y क्या है? Y क्या कह रहे हैं? Y कह रहे हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, और कोई गैस है नहीं वहां पे, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Mg3n2। कैसे आया? मैग्नीशियम वैलेंसी 2, नाइट्राइड वैलेंसी 3, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई Mg3n2। मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्राइड के साथ लिख देंगे, नाइट्राइड की वैलेंसी मैग्नीशियम के साथ लिख देंगे, Mg3n2। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर X व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है X जब पानी में डिसॉल्व होता है तब। X क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? जब भी आप, मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, मेटल को बेस पसंद है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो क्या बनाती हैं? बेसिस। कौन सा? MgOH होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस बन रहा है, MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। आपको क्या करना है? इक्वेशन बैलेंस करनी है। देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड भी है। ठीक है, तो बस अप्रोच सिंपल ही है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अच्छा क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी समय हो गया है इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन, और अब जब आपकी स्किल्स को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपसे सोचें। देखिए असर्शन रीजन डालने का मतलब ही यही था, MCQ डालने का मतलब ही यही था कि आपकी थिंकिंग एनालिसिस का स्किल्स बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी उस एप्टीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि सीधे सीधे रिएक्शंस, तो जो NCERT में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है उसके अलावा भी क्या आप रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई है। ठीक है, तो उस अप्रोच को सोचिए थोड़ा सा कि आप फॉर्मूला मेकिंग जानते हैं, ये भी आप 9th में पढ़ के आए हैं, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस हैव दैट फेथ, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए उसको। स्टडी द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है?
दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इसके अलावा भी कुछ और है? आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपने कॉम्बिनेशन के अलावा भी तो जवाब देना है। बताइए, क्या उसके अलावा भी कुछ और है? यस, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन टू। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है ये। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मेरा जवाब इसमें पहला हो जाएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन as well as a redox reaction. Combination as well as a redox reaction. B part क्या कह रहा है? Write a balanced chemical equation of another example of this type of a reaction. Another example of this type of a reaction. अच्छा, combination है और साथ में देखिए दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल लें तो H2 प्लस O2, दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2H2O बन गया ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिख सकते हैं। सिंपल, देखिए बहुत सिंपल बात कर रही हूँ मैं आपसे जो आपको अच्छे से आती है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2NH3 बन जाएगा अमोनिया, ये 3 लग गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं जो दो एलिमेंट्स के बीच में, और ध्यान रखिएगा उन्होंने किस टाइप का एग्जांपल दिया है, दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट बना दें। ठीक है, क्योंकि वो दो कंपाउंड्स के बीच में और वो रिडॉक्स नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए उन्होंने पूछा क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपकी आपकी नजर जो है वो पारखी नजर बनती जा रही होगी कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन और इट इज अ रिडॉक्स ऑल्सो। सो अगर आप एक गलत एग्जाम्पल चूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट, बट दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन आप देख लीजिए दो कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि दो कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स नहीं है, जबकि ये वाली रिएक्शन है। सो मेक योर चॉइस क्लियरली एंड वेरी वाइजली। ठीक है, क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सो इसलिए दिस इज रॉन्ग। मूविंग फर्दर, next question, consider the following chemical equation. X plus barium chloride gives Y, जो कि white precipitate बना रहा है किसमें? सोडियम क्लोराइड में। तो आपको ये रिएक्शन हो गई। अब आइडेंटिफाई X एंड Y। इस क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे रखें एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करनी है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे रखें? देखिए, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो वो एलिमेंट से ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करता है, मतलब जो रिएक्टेंट्स है उन्हीं से रेडिकल्स आते हैं। क्लोराइड तो यहां चला गया, तो यहां क्या आ रहा होगा? बेरियम। बेरियम आ रहा होगा। अब बेरियम का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है बेरियम का जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा, वो भी व्हाइट कलर का? सो इट विल बी बेरियम सल्फेट। इट विल बी बेरियम सल्फेट। अब सल्फेट, बेरियम का जो सल्फेट होता है वही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हमको नेगेटिव रेडिकल या एनायन सल्फेट मिल गया है। और इस प्रोडक्ट से हमको पता चल रहा है कि जरूर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई होगी, तो सल्फेट के साथ पहले क्या रहा होगा? सोडियम। ठीक है, तो ऐसे डिड्यूस करेंगे। हमको क्वेश्चन के साथ सवाल जवाब करने हैं, उनसे एनालिसिस करने के लिए आपको उससे 4 सवाल पूछने होंगे कि ये सोडियम क्लोराइड आया, तो क्लोराइड तो हमको यहाँ दिख रहा है बेरियम में, सोडियम कहाँ से आया? सोडियम जरूर X से आ रहा होगा। और यहाँ पे Y में क्या बचा होगा? बेरियम बचा होगा। बेरियम के साथ ऐसा कौन सा एनायन है जो कि हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? सो दैट इज सल्फेट। और तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट आना चाहिए Y, और X क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली ये सल्फेट कहां से आ रहा होगा? सोडियम सल्फेट से आ रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कहां से आ रहा होगा? सोडियम सल्फेट से आ रहा होगा। सो आपकी रिएक्शन क्या होगी? इसके लिए आप पहले एक बार रिएक्शन भी लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। X हो जाएगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड विल गिव बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी, और यहाँ पे आपको मिल रहा है सोडियम
क्लोराइड। देखिए जो मैं आपको इतनी देर से बात समझा रही थी वो आपको यहाँ एविडेंट हो गई कि ये सल्फेट, ये देखिए ये क्लोराइड कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, बेरियम कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और ये सल्फेट डेफिनेटली यहाँ से आया होगा, और ये सोडियम भी डेफिनेटली यहाँ से आया होगा। ठीक है, सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज X and this is Y. This is X and this is Y. X is sodium sulfate and Y is barium sulfate. अब क्या पूछ रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, जल्दी से बताइए कौन से टाइप की रिएक्शन है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और इन्होंने भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, so this is a precipitation reaction as well as a double displacement reaction। तो आप इसको बिल्कुल यहां पे लिखेंगे बी पार्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, दोनों ही टाइप की रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों ही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना आया होगा। एक्स एंड वाई सीरीज का भी पार्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जिंक प्लेट वाज पुट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर। जिंक की प्लेट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली। इट वाज फाउंड दैट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स फेडर एंड फेडर। यही सुनते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए, है ना। जिंक ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर को डेफिनेटली डिस्प्लेस कर देगा। आगे क्या पूछ रहा है, अब अगर आपके दिमाग में ये सुनते ही, मतलब ये लाइन पढ़ते ही आपका रीजन दिमाग में चल गया, तो आपको आगे के क्वेश्चन में देखे बगैर आपको पता होगा कि ये पूछेगा क्या। ठीक है, आप उस लेवल पे जाइए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाए पूछेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछेगा, और आगे कुछ पूछेगा तो देख लेते हैं। चलिए, इट वाज फाउंड दैट ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ गेट्स फेडर एंड फेडर, होना ही था, क्यों भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। विद पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर अ फ्यू डेज when zinc plate is taken out of the solution, a number of holes were observed on it. State the reason. State the reason. क्या रीजन है भैया, जिंक प्लेट थी, जिंक प्लेट कॉपर सल्फेट में थी। ठीक है, अब क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कहां से होगा, कहां से होगा, यहां पे कॉपर सल्फेट है, इसके कांटेक्ट में क्या है, जिंक प्लेट। जहां से भी जिंक निकल के कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा, वहां से जिंक निकलता चला जाएगा और होल्स डिवेलप होते चले जाएंगे। बस ये पिक्चर एनालाइज करनी थी अपने दिमाग में, और कुछ नहीं था। होल्स क्यों हुए, क्योंकि जिंक जा रहा है ना, तो जिंक जा रहा है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए बाहर निकलेगा, रिएक्शन तो होगी, तो जिंक जहां जहां से जाता जाएगा तो वहां पे होल्स क्रिएट होते जाएंगे, क्योंकि वो प्लेट दिख रही थी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन इज द जिंक डिस्प्ले, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, it displaces copper from its solution, and as zinc moves out from the zinc plate, holes are created। बात खत्म। बहुत लंबी लच्छेदार कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, नंबर मिलते हैं टू द पॉइंट आंसर पे, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, उसको कहानी में से आपका आंसर नहीं ढूंढना है, डायरेक्ट आंसर चाहिए, और कहानी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आंसर वन लाइनर भी होगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर प्रॉपर होना चाहिए, बस दैट्स इट। जरूरी चीजें सारी हो, बाकी एक्स्ट्रा क्लटर की जरूरत है नहीं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, ये मेंशन करिए, एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है। अब आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, आपको मिल जाएगा ZnSO4, माइंड यू फॉर्मूला करेक्ट लिखिएगा, एंड Cu, इसको आप लिखिएगा रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, रेडिश ब्राउन, और जिंक सल्फेट का कलर क्या होगा, कलरलेस। एक्वस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट इज कलरलेस। ठीक है, तो कलरलेस जिंक सल्फेट, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉपर का, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट कॉपर का, और आपको यहां मिल गया जिंक सल्फेट, करेक्ट है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write balanced chemical equation for the following reaction. Sodium carbonate on reaction with hydrochloric acid
in equimolar concentration gives sodium chloride and sodium hydrogen carbonate. सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि देखिए दोनों में आपको रिएक्शन लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड precipitates cuprous iodide, liberates iodine gas and also forms potassium sulfate. 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं. आप जल्दी से इन रिएक्शंस को लिखिए, 1 मिनट नहीं लगेगा. आप इन रिएक्शंस को जल्दी से लिखिए ताकि आप मेरे से मैच कर पाए कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, जल्दी से रिएक्शंस लिखिए. ऑलराइट, आई होप आपने अब तक लिख ली होगी रिएक्शन. सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ए पार्ट, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, तो कार्बोनेट CO3 ही आएगा प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में दे रहा है हमको सोडियम क्लोराइड. देखिए प्रोडक्ट बन गया है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है. हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3-1. यहाँ पे ये सब आपकी देखिए वैलेंसीज चेक कर रहे हैं. आपको देखिए जब प्रोडक्ट बता दिया तो चेक क्या कर रहे हैं कि आपको वैलेंसीज आनी चाहिए. तो वैलेंसीज आनी चाहिए, ये एक मस्ट प्री रिक्विजिट है क्लास 10th में पहुंचने की. अब आप क्लास 10 से बाहर जा रहे हैं तो वैलेंसीज का विशेष ध्यान दें. पूरा इक्वेशन लिख के बता दी है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला लिखने को कहा है, तो आपको वैलेंसीज आनी ही चाहिए. देखिए अब ये क्या बैलेंस्ड है इक्वेशन, चेक कर लीजिए. इक्विमोलर रेशियो मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही बराबर मात्रा में, इनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है. चेक करिए बैलेंस्ड है कि नहीं. 2 सोडियम, उधर भी 2 सोडियम. कार्बोनेट 1 है, उधर भी कार्बोनेट 1 है. हाइड्रोजन 1 है, उधर भी हाइड्रोजन 1 है. क्लोराइड इधर 1 है, इधर भी प्रोडक्ट्स में भी क्लोराइड 1 है. सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आपको बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं यहाँ पे. बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद CuSO4 ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड Ki गिव्स क्यूपरस आयोडाइड. और क्यूपरस आयोडाइड का उन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, ये एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. देन आपको क्या मिल रहा है? आयोडीन गैस. आयोडीन गैस को आप I2 लिखेंगे और फॉर्म्स एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स व्हाट? पोटेशियम सल्फेट K2SO4. इक्वेशन बैलेंस करनी है. पोटेशियम वहां 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 ही दिख रहा है. आयोडीन वहां पे 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 तो कम से कम आएगा ही सही. जैसे यहाँ पे 4 आया आप उसको बैलेंस करिए पोटेशियम को 2 लगा के. 4 पोटेशियम्स हो गए. अब आप देखिए सल्फेट कितने हो गए? 2 सल्फेट हो गए हैं. यहाँ कितने हैं? 1. यहाँ पे जैसे आप 2 लगाते हैं सल्फेट बैलेंस हो जाता है और साथ में कॉपर भी बैलेंस हो जाता है जो कि खुद 2 है. तो आपकी इक्वेशन क्या हुई? 2:4:1:1:2. अब इसमें अगर MCQ आ जाए, कि ये इक्वेशन है, ये इसकी बैलेंसिंग करिए और बताइए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो आप क्या करेंगे? गलती जो बच्चे इसमें कर देते हैं वो क्या करते हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं 2, 4 तो ऐड कर देंगे, उधर से 2 भी ऐड कर देंगे. ये 1 और ये 1 ऐड करना भूल जाएंगे और डेफिनेटली एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर 2 + 2 एंड +4 8 ऑप्शन होगा, जबकि आंसर होगा उसका 10. ठीक है, तो इस चीजों को भी ध्यान रखिए. सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके का आ सकता है. जब आप इसको इस प्रोसेस में आ जाएंगे, सोच सकते हैं कि इससे क्या क्या पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. अपनी अप्रोच को बढ़ाइए. मूविंग ऑन फर्दर, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, the color of the solution fades and a black precipitate is obtained. Name the type of reaction mentioned above. Why does the color of solution fade away? Write the chemical name of the black precipitate formed. Give the balanced chemical equation for the following reaction involved. CBSE 2020 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप शुरू यहां से करिए.
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जल्दी से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं इसके लिए। जल्दी से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। ओके, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली होगी आई सपोज। तो देखते हैं एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख करके। हाइड्रोजन सल्फाइड is passed through copper sulfate, a black precipitate is obtained। बताइए यहाँ पे कौन रिएक्शन कर रहा है? दो कंपाउंड्स रिएक्शन कर रहे हैं। ये दोनों कंपाउंड्स जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या बनेगा? CuS प्लस H2SO4 एक्वस, और ये कह रहा है आपसे ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, बता दिया है उन्होंने सब क्वेश्चन में, आपने बस ये करना था। अब बैलेंस कर लीजिए। H2 बैलेंस्ड, इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, आपको बैलेंसिंग भी नहीं करनी थी, सिर्फ जो लिखा है उसको फॉर्मूले में और रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। घबराइएगा नहीं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके, आपसे सिर्फ वही पूछा जा रहा है जो आपको आता है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसको अप्लाई कैसे करना है, बस वही बात कर रहे हैं। ये आपने इक्वेशन देखी नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है, आप डबल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट दो कंपाउंड्स के बीच में होती है, ये बात भी आप जानते हैं। अब जो जो आप जानते हैं उस नॉलेज को बस अप्लाई करना है, एप्लीकेशन है आपकी नॉलेज का। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो कंपाउंड्स, उनके आयंस, उनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सल्फेट के साथ हाइड्रोजन कैटायन आ गया, तो हाइड्रोजन कैटायन आते ही H2SO4 बन गया, फॉर्मूला बनेगा हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में। फिर कॉपर और सल्फाइड के बीच में फॉर्मूला बनेगा, कैटायन रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड के साथ चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CuS। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आपसे? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव। बताइए कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। तो ए पार्ट हो जाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन, क्योंकि बता रहा है प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, why does the color of solution fade away? Why does the color of solution fade away? Because the reaction is taking place in place of copper sulfate. Now what is double displacement reaction is taking place, and now the copper sulfate has been transformed into cupric sulfide and what? Sulfuric acid. तो अब कॉपर सल्फेट खत्म हो गया है ही नहीं, बदल चुका है। कॉपर सल्फेट की वजह से कलर था, इसलिए क्योंकि रिएक्शन हो गई है, कॉपर सल्फेट कंप्लीटली चेंज हो गया है, दूसरा सब्सटेंस बना दिया है उसने, इसलिए कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड अवे हो गया है। देन मूविंग ऑन फर्दर, सी पार्ट क्या कह रहा है? राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। केमिकल नेम कैसे आएगा? अगर आपको वैलेंसी पता होगी तो ही बता सकते हैं, वैलेंसी और उस आयन का नाम। कॉपर की दो वैलेंसीज होती हैं, Cu+1, Cu+2। अगर Cu+1 वाली वैलेंसी के साथ सल्फाइड बनता तो फॉर्मूला होता Cu2S, और अगर Cus बना है तो ये किसके साथ का है? फॉर्मूला है +2 वैलेंसी का। तो जब भी लोअर वैलेंसी थे कॉपर का, देखिए मैं आपको वापस जल्दी से रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि नाम पूछा गया और 2020 में पूछा गया रिसेंट, तो वो आपसे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, डीप डाउन अप्रोच जानना चाहते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? कॉपर का लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम। ठीक है, तो क्यूप्रम, अम लास्ट में आ रहा है, ध्यान दीजिए अम लास्ट में आ रहा है क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं। तो जब लोअर वैलेंसी होती है, अब ये आयन में चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब लोअर वैलेंसी होती है तो हम उसके आगे लगाते हैं अस। तो अब क्या बनता? क्यूप्रस। Cu+1 इज क्यूप्रस, तो Cu+1 से बनने वाली सल्फाइड हो जाएगी क्यूप्रस सल्फाइड। फिर से बोल रही हूं, कॉपर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके दो आयन्स बना सकता है। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो आयन बना रहा है, Cu+1 वैलेंसी का, Cu+2 वैलेंसी का।
तो जो लोअर वैलेंसी है, जब उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए उस पर चार्ज +1 का आया है, तब उसका नाम है क्यूपरस आयन। ठीक है, तो सल्फाइड जो बनेगी वो बनेगी क्यूपरस सल्फाइड। फिर अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल स्टेट है, तो वो बना रहा है क्यूपरिक। क्यूपरस क्यूपरम था, क्यूपरम से जब वो आयन बना, कॉपर वॉज क्यूपरम न्यूट्रल, कॉपर वॉज क्यूपरम, क्यूपरस +1, क्यूपरिक +2। हायर वैलेंसी में सफिक्स इक लग जाता है, हायर वैलेंसी में सफिक्स जो है वो इक लग जाता है, सो नाउ इट हैज चेंज टू क्यूपरिक। ठीक है, अब क्यूपरिक की जो सल्फाइड होगी वो क्या होगी, क्यूपरिक सल्फाइड। आई होप आप इसको फेरस और फेरिक में भी लगा पाएंगे, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में भी लगा पाएंगे, प्लम्बस और प्लम्बिक में भी लगा पाएंगे। तो जहां जहां पे भी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, सो लोअर वन इज अस एंड हायर वन इज एक। मैंने आपको काफी सारी वैलेंसीज रिवाइज करा दी। अब इनमें से अगर बदल के कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप स्टक अप नहीं होने चाहिए, आपका होराइजन जो है वो वाइडन अप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यूपरस सल्फाइड ये बनता, लेकिन क्या बना है, Cu2S, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट CuS का बनता है, दैट इज क्यूपरिक सल्फाइड। तो इसका जो केमिकल नेम होगा, केमिकल नेम पूछा है, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फाइड लिख के मत आ जाइएगा, केमिकल नेम पूछा है। सो दिस इज क्यूपरिक सल्फाइड, क्यूपरिक सल्फाइड। ओके, लास्ट वन, डी पार्ट, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमने यहां कर ही रखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यहां पे दे रखी है। मूविंग ऑन फर्दर, लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेके उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी करनी है। Write 2 precautions he must observe while performing the experiment। पहले तो आप इस एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट मतलब रिएक्शन को लिख लीजिए। रिएक्शन क्या होगी, फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज होगा, क्रिस्टल लिए हैं तो FeSO4, क्लीन कर देते हैं भाई, FeSO4.7H2, ये है ग्रीन कलर का। ठीक, हीट करेंगे तो बनाएगा FeSO4 + 7H2O, ये क्या किया, 7H2O, दिस इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, फिर इसके बाद FeSO4 का जब आप डिकम्पोजिशन कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पे बन रहा है एक कंपाउंड, तो सॉलिड बन जाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होगी। ये जो दोनों गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो लेबोरेटरी में जब भी कोई गैस रिलीज हो रही है, और गैस ऐसी जो कि हार्मफुल गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये गैसेस हार्मफुल गैसेस हैं। तो ऐसी गैसेस जब रिलीज होती हैं तब क्या होता है, ऐसी गैसेस जब रिलीज हो रही हैं तो आपकी टेस्ट ट्यूब अगर ऐसे पॉइंट कर रही है, यहाँ पे सीधे सिर्फ प्रिकॉशन की बात करिए कि आपको ये भी पता हो कि भाई लेबोरेटरी में इन केमिकल्स को कैरी कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप इनको यहाँ से हीट कर रहे हैं, यहाँ से क्रिस्टल डिकम्पोज हो रहा है, ये गैसेस निकल रही हैं, अगर ये गैसेस सीधे आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं तो आप इनहेल कर जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। अगर ये आपके पड़ोसी की तरफ हैंडल कर रही हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दोनों बातों का ध्यान रखें कि टेस्ट ट्यूब हमेशा, यू शुड होल्ड द टेस्ट ट्यूब, दीज आर लेबोरेटरी प्रिकॉशंस, कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से होल्ड करिए कि गैसेस ना तो आपकी तरफ आए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है, पॉइजनस हो सकती हैं, फेटल हो सकती हैं। तो गैसेस ना आपकी तरफ आए ना आपके पड़ोसी की तरफ जाएं, दे शुड पॉइंट आउटवर्ड्स, दूसरी तरफ जाएं। और जब भी आप उन गैसेस को स्मेल करें, जब भी आप उन गैसेस को स्मेल करें, डिटेक्ट करने के लिए कि पंजेंट स्मेल है, स्वीट स्मेलिंग है, कैसी स्मेल है, उनको जब आपको स्मेल करना हो तब आप क्या करें, तब हल्के से स्मेल करें, बहुत ज्यादा इनहेल ना कर लें, हल्के से स्मेल करें, सो दैट आपको उसका हार्मफुल इफेक्ट ना आए। ऑलराइट, सो ये हो गए दो प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए। सो इसके साथ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। अब हम मूव ऑन करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डिस्कस इज 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। Why is it necessary to balance a chemical equation? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? Because law of conservation of mass has to be followed. नेचर में law of conservation of mass क्या कहता है? Mass can neither be created nor be destroyed. Hence, in a chemical reaction, whenever a chemical change is taking place, mass can neither be created nor be destroyed. Hence, the number of atoms of each element should be equal on both the sides. Therefore, आप बस इतनी सी बात लिखनी है आपको कि law of conservation of mass जो है वो follow होना चाहिए. Write the balanced chemical equation for the following reaction. Natural gas burns in air to form carbon dioxide and water. Natural gas क्या हो गई? मीथेन burns. ये फर्स्ट पार्ट किसका? बी का. आप देख रहे हैं मैं नंबर कैसे कर रही हूं? आप देख रहे हैं मैं नंबर कैसे कर रही हूं? फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट. तो आपको ये क्वेश्चन नंबर और उसके पार्ट्स एंड फर्दर सब पार्ट्स के करेक्ट नंबर्स डालने हैं. इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है. आपको दिख रहे हैं मीथेन में 4 हाइड्रोजन के एटम्स और वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स. तो यहाँ पे लग जाएगा 2 ताकि हाइड्रोजन हो गई 4. अब हाइड्रोजन 4 हो गई, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, रिएक्टेंट्स में बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 2 और 2 4. सो हियर यू नीड टू पुट 2. बैलेंस हो गई. सिंपल इक्वेशंस हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करनी है, जल्दी हो जाएंगी. ऑलराइट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? सेकेंड पार्ट कह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. तो आप यहाँ एनर्जी मेंशन करना नहीं भूलेंगे. आप यहाँ एनर्जी मेंशन करना नहीं भूलेंगे. सो यू हैव टू मेंशन रिलीज ऑफ एनर्जी एज वेल. बैलेंस कर लीजिए इसको. कार्बन 6 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 6 दिख रहे हैं, 3 2 6. वहां पे ऑक्सीजन अलग से बैलेंस हो सकती है. हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं, 6. अब देख लीजिए ऑक्सीजन कितनी बची है? 6 ऑक्सीजन एटम्स बचे हैं. 6 12 और 6 18. 18 में से 6 यहाँ प्रेजेंट है और 12 यहाँ से आ गए. ऑलराइट. सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें आपको एनर्जी का मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है. 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. क्या कह रहे हैं? सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर. बेरियम क्लोराइड पाउडर. What change would the student observe on mixing the two powders? दोनों पाउडर को मिक्स करने के बाद क्या चेंज ऑब्जर्व होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है? ये देख के नाम इतने सुने हुए हैं, इनको देख के क्या लगता है कौन से टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बीच में होनी चाहिए? आयनिक कंपाउंड्स के बीच में. तो ये आयनिक कंपाउंड हैं लेकिन उनके एक्वस सॉल्यूशंस में. ये बार बार इन्होंने पाउडर पाउडर 3 बार मेंशन किया है तो इस पाउडर पे आपका ध्यान जाना चाहिए. ठीक है. 2 पाउडर्स को मिक्स करने पर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा. ठीक है. नो चेंज. वाई? बिकॉज आयोनिक कंपाउंड जो है वो पानी में जब आप उसे डालते हैं तब उसके आयंस डिसोसिएट होते हैं, तब जाके वो रिएक्शन करेंगे. अदरवाइज इट इज वेरी मच बाउंड विद ईच अदर. एनायन केटाइन किसी भी कंपाउंड के अंदर बाउंड है बाय ईच अदर, सो इट इज नॉट गोइंग टू एक्सचेंज आयंस. तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होगा. एक्सचेंज ऑफ आयन कब होगा? जब आप इसे पानी में डालेंगे. तो आप इसे जब पानी में डालेंगे तो यहाँ पे व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द 2 पाउडर्स? What change would you observe on mixing the 2 powders? Changes क्या observe करेंगे? No change. There will be no change. Then justify your answer and explain how he can obtain the desired change. कब? जब आप इसे water में mix करेंगे. So आप जब यहाँ पे लिखेंगे sodium sulfate solid plus barium chloride solid, there will be no change. लेकिन आप यहाँ पे अगर लिखते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे इनको आप लिखते हैं एक्वस कंडीशंस में. एक्वस यानी कि आपने इनको
पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तब जाके इनके बीच में रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या हैं? डिजायर्ड रिजल्ट है आपको चाहिए बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट पीपीटी कब बनाएगा? ये व्हाइट पीपीटी कब बनाएगा? जब आप इनको एक्वस कंडीशंस में लेंगे, एक्वस पानी में डालते ही इनके आयंस डिसोसिएट होंगे, फिर इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस पॉसिबल है, उससे पहले पाउडर के फॉर्म में नहीं है। तो आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है और ये ज्यादा दूर का नहीं, 2019 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन आपकी समझ सब्जेक्ट को लेके, आपके कंसेप्ट को लेके समझ पूछी गई, बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा कंफ्यूज हो गया, अगर एक बार में देखे तो सोच के रह जाएगा कि कंपाउंड में रिएक्शन तो होगा, ठीक है, पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन, यही में उलझ के रह जाएगा अगर उसने पाउडर पे ध्यान नहीं दिया, इस सॉलिड स्टेट पे ध्यान नहीं दिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिडक्शन रिएक्शन? क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that are oxidized and substances that are reduced in the following reactions। तो reactions की तरफ चलते हैं। A पार्ट आपसे क्या कह रहा है? Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम आपको दे रहा है Al2O3 प्लस Fe। आप देखिए आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चली गई है, तो ऑक्सीजन चली गई है क्योंकि यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन, एक स्टेप और अहेड चलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी बात करते हैं, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन गेन कर लिए, तो हम क्या कहेंगे? इसका क्या हो गया है? एल्यूमिनियम का क्या हो गया है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो पहला आंसर आपको सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? आयरन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? एल्यूमिनियम। यस, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस कौन हुआ है? आयरन। रिड्यूस आयरन ऑक्साइड हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर करने में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आयरन लिख के आ जाएंगे। नो, इट्स आयरन ऑक्साइड। कहाँ है आयरन? यहाँ रिएक्टेंट्स में आयरन नहीं है, रिएक्टेंट्स की बात करनी है, तो रिएक्टेंट में जो दिया हो वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट वाला नहीं होगा, ठीक है? रिएक्टेंट्स वाला ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। सो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट में दिया गया आयरन ऑक्साइड, सो आयरन ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है? बी पार्ट आपसे कह रहा है PbO प्लस कार्बन। ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है, Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड से बन रहा है लेड और कार्बन से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है लेड ऑक्साइड हैज लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड हैज लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है लेड ऑक्साइड का। और अगर फर्दर इसी में आगे आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन ने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसमें हमने सारी बातें आंसर कर ली, देख लीजिए। व्हाट इज रिडक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, दोनों पूछे गए। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, दोनों पूछे गए हैं। तो आपने सब यहाँ पे बता दिया है, इनके नाम अलग से लिख दीजिएगा। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, बट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? XY सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। An aqueous solution of metal nitrate P reacts, metal nitrate P, nitrate है metal का P, reacts with sodium bromide to form a yellow precipitate Q. येलो प्रेसिपिटेट Q। अब इस Q के बारे में इन्होंने आपको क्या बता रखा है? फोटोग्राफी में यूज होता है। कौन यूज होता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड,
क्या पढ़ाया आपने, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, तो ब्रोमाइड आपको यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब मेटल नाइट्रेट किसका होगा, नाइट्रेट किसका होगा, सिल्वर का होगा, नाइट्रेट किसका होगा, सिल्वर का होगा। कैसे पता चला, फोटोग्राफी से पता चला, उन्होंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि फोटोग्राफी में यूज होता है कोई कंपाउंड जो कि येलो कलर का है। व्हाट इज दैट, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का ब्रोमाइड वहां मिल गया आपको सोडियम ब्रोमाइड में, तो सिल्वर नाइट्रेट यहां पर होगा, क्योंकि नाइट्रेट इन्होंने बता दिया है, मेटल ही मिसिंग था। तो P आपको मिल चुका है, P है AgNO3। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, सिर्फ डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं। Q ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। सो Q जो था वो क्या है, AgBr हमको पता है, ठीक है। इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट इन P along with a reddish brown gas. आइडेंटिफाई P एंड Q कर लिया हमने, आइडेंटिफाई, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया हमने आइडेंटिफाई, ठीक है। P एंड Q हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, पहला केमिकल रिएक्शन हो रहा है AgNO3 प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ये हमको दे रहा है AgBr जो कि है येलो कलर का, और हमको मिल रहा है NaNO3 एक्वस जो कि कलरलेस होता है। फिर दूसरी रिएक्शन है AgBr, इट इज डिकम्पोजिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट मेंशन करनी यहाँ बहुत जरूरी है। Ag बना रहा है 2Ag प्लस Br2 विच इज रेडिश ब्राउन गैस, आपको बताया जा रहा है और आप जानते भी हैं कि रेडिश ब्राउन होता है ब्रोमीन इन कलर, सो इट इज, उसकी ब्रोमीन की गैस बन रही है, तो यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस मिल रही है। आइडेंटिफाई P Q, P ये हो गया, Q ये हो गया। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक एक पार्ट चेक करिएगा, एक एक पार्ट चेक करिएगा, आपने आंसर किया है नहीं किया, कितनी चीजें पूछी गई हैं सब। मैं बार बार, आप देख रहे हैं मैं बार बार क्वेश्चन रीड कर रही हूं ताकि कुछ भी मिस ना हो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिस्ट 2 कैटेगरीज इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। 2 कैटेगरीज, बताइए कौन सी कैटेगरी है। पहली वाली रिएक्शन, अगर ये पहली रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर ये दूसरी वाली रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो आप मेंशन करके आइए, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कौन सी रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं ये, तो आप दोनों के लिए लिखाइए क्योंकि आप दोनों जानते हैं। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट के साथ हम अब इसको कैरी ऑन करेंगे।